आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इससे प्रीवियस टॉपिक को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ये जो टॉपिक बनाए जा रहे हैं ये एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई बुक के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, जो कि यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was an act of the Parliament of the United Kingdom। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक्ट था 1935 वो एक एक्ट था पार्लियामेंट का। किसका था वो? यूनाइटेड किंगडम का। एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम की जो पार्लियामेंट थी उसका एक एक्ट था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है। सेकंड है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई 1935 में 321 सेक्शंस थे और 10 उसके शेड्यूल्स थे। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, क्या खासियत थी इस एक्ट की। इट एस्टैब्लिश्ड द ऑल इंडिया यूनियन इन विच स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स वर ट्रीटेड एज वन यूनिट। इस जीओआई एक्ट 1935 के अंदर एक पार्टी को बनाया गया था जिसका नाम था ऑल इंडिया यूनियन, विच स्टेट्स एंड प्रिंसली स्टेट्स वर ट्रीटेड एज वन यूनिट, जहां पर स्टेट्स को और प्रिंसली स्टेट्स को, यानी कि जिन पर राजा का शासन होता था, उनको एक यूनिट माना गया। इन दिस एक्ट सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस एक्ट में जो सब्जेक्ट्स थे वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए, यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में। अब हम आगे और पढ़ेंगे इसके फर्स्ट पॉइंट से। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर ऑल इंडिया यूनियन, तो ये वही है ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। इसके अंदर क्या होता है ऑल इंडिया फेडरेशन के अंदर कि स्टेट को और प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट माना गया था। द एक्ट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट्स। और जो इस एक्ट में डिवाइड की गई जो पावर्स थी वो सेंटर्स में और यूनिट 3 यूनिट्स में टर्म में डिवाइड की गई थी, जैसा हमने अभी पढ़ा था। इसको और अदर नाम से भी जाना जाता है फेडरल लिस्ट, यानी कि सेंटर, जिसके अंदर 59 आइटम्स थे। प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस के लिए था जिसमें 54 आइटम्स थे। और कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर ये सेंटर और प्रोविंसेस यानी कि स्टेट के दोनों आइटम्स शामिल थे, जिसमें जो थे 36। मैं फिर बताना चाहता हूं आपको, फेडरल लिस्ट में 59 यानी कि सेंटर के अंडर में होता है ये। प्रोविंसेस में जो कि स्टेट के अंडर में होता है 54। और कॉन्करेंट जो इन दोनों के कॉन्करेंट में इन दोनों के ही आइटम को शामिल किया गया जो कि थे 36। रेसिड्यूरी पावर्स वर गिवन टू द वायसराय। और रेसिड्यूरी पावर्स जो थी, जो बची हुई पावर्स थी, वो दे दी गई वायसराय को। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट जॉइन इट। और पर जो भी ये बातें हुई थी, फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट। तो प्रिंसली स्टेट्स ने इनको ज्वाइन नहीं करा था। सेकंड पॉइंट है इट एबोलिश्ड डायरार्की इन द प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। इन्होंने क्या करा, डायरार्की यानी कि 2 शासन, 2 रूल को खत्म करा।
the provinces were allowed to act as autonomous units of administration in their defined spheres. Moreover, the act introduced responsible government in provinces. That is, the governor was required to act with the advice of the minister responsible to the provincial legislature. इन सबका ही मोरल है कि इसके अंदर जो गवर्नर था अब क्या कर रहा था, गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर. इसके अंदर जब मिनिस्टर था वो रिस्पॉन्सिबल हो गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के. दिस एक्ट केम, आपको ये बात ध्यान रखनी है, डायआर्की को खत्म किया गया था और अब मिनिस्टर्स की एडवाइस को लिया जा रहा था. दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1937, जो कि 1937 में इफेक्ट करा इसने, एंड वाज डिसकंटिन्यूड इन 1939, जो कि डिसकंटिन्यूड हो गया था बाद में 1939 में. थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायआर्की एट द सेंटर. इन्होंने प्रोवाइड किया कि डायआर्की को दोबारा लाया जाए सेंटर के अंदर, यानी कि दो शासन को दोबारा लाया जाए सेंटर के अंदर. कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स, और कॉन्स्टिट्यूएंटली फेडरल सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाए इनटू रिजर्व सब्जेक्ट में और ट्रांसफर सब्जेक्ट में. However, this provision of the act did not come into operation at all. पर फिर भी जो है अडॉप्शन ऑफ डायआर्की था सेंटर के अंदर, और जो सब्जेक्ट था ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे, उनको एक्ट, ये भी एक्ट में नहीं आए थे. इट इंट्रोड्यूस बाइकैमेरलिज्म इन 6 आउट ऑफ द 11 प्रोविजंस. और इसके अंदर जो बाइकैमरलिज्म था 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस, 11 प्रोविंसेस में उनको अप्लाई करना था, पर 6 में ही हो पाया. उनमें से कौन कौन से थे? बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास, बिहार, असम एंड द यूनाइटेड प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ अ लेजिस्लेचर काउंसिल, जो कि अपर काउंसिल थी, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस था. यानी कि 2 में डिवाइड कर दिया. दो में कौन कौन सा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस में आता था, लेजिस्लेटिव असेंबली में लोअर हाउस. मैनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए थे इसमें. इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट. इसके अलावा उन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन एंड लेबर, उन्होंने और भी एक्सटेंड करा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को, जिसमें बात की गई थी प्रीवियस वीडियो में, आपने देखा था सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में और डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में. सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में और डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में बात की गई थी इसमें, जिसको और भी बढ़ावा मिला. सिक्स्थ है, इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया. इसने खत्म करा काउंसिल ऑफ इंडिया को, एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1858 में. द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर्स. जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे ऑफ इंडिया के, प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर, उनको एक एडवाइजर की टीम भी प्रोवाइड की गई. सेवंथ, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज, अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट. और इसके अंदर 10% को, जो टोटल पॉपुलेशन में से जो 10% थे, उनको वोटिंग राइट्स मिले. 10% को, जितनी भी पॉपुलेशन थी. 8th है, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एस्टेब्लिश करा टू कंट्रोल द करेंसी क्रेडिट ऑफ द कंट्री. किसके लिए?
कि ताकि करेंसी और क्रेडिट ऑफ द कंट्री कंट्रोल में आ सके। तो जब 1935 के अंदर एक्ट बन रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश कब हो गया? 1935 तक में। It provided for the establishment of not only a federal public service commission but also provincial public service commission and joint public service commission for 2 or more provinces। इसने क्या establish करा? It provide for the establishment of not only a federal public service commission। इन्होंने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को ही नहीं पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी और दो और दो से ज्यादा प्रोविंसेस के अंदर अप्लाई करवाया। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। और उन्होंने प्रोवाइड करा, एस्टेब्लिश करा फेडरल कोर्ट को भी, जो कि 1937 में बन गया था। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।